मेरी शादी एक बहुत बड़े जिम्मेदार से हुई थी। शादी के बाद मैंने बड़ी चालाकी से अपने शोहर की 100 मुरब्बे जमीन अपने नाम करवा ली थी। मेरे खानदान में हर कोई मुझे बड़ी अक्लमंद औरत समझता था। मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने नाम की तरह खुशबूदार तो इतनी नहीं थी, मगर काफी ज़हीन थी। बचपन से ही मैं काफी तेज दिमाग और शातिर जहन की मालिक थी। अपना फायदा जहां मुझे नजर आता, वहां से मैं लाजमी हासिल करती। इसके लिए चाहे दूसरों को नुकसान ही क्यों ना होता। मेरी चचा जाद बहन के लिए जागीरदारों का रिश्ता आया था, मगर मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि सिर्फ 2 चक्करों में ही उस जिम्मेदार लड़के को अपनी ऐसी अदाएं दिखाई कि वो पागल हो गया, और उसके घर वालों ने मेरी कजन की बजाय अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी। मैंने अपना हक महर भी अच्छा खासा रखवाया था। शादी से पहले भी मेरी जहानत और अक्लमंदी खानदान भर में मशहूर थी, और शादी के बाद भी सभी ससुराल वाले मेरी अक्लमंदी के कायल हो गए थे। हर काम मुझसे पूछ के किया करते। मैंने चालाकी और अक्लमंदी से सारी उम्र ससुराल वालों को अपने काबू में कर रखा था। मेरे मशवरे के बगैर मेरी सास कोई काम नहीं करती थी। अपनी नंदों की शादियां मैंने ऐसे लड़कों से की थी जो बाहर के मुल्क में होते थे। मेरी सास मेरा शुक्रिया अदा किया करती थी। मैंने उनकी बेटियों का रिश्ता बहुत अच्छी जगह करवाया था, जबकि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो यहाँ से जितना दूर रहेंगी उतना ही अच्छा होगा। मेरा कदम तभी सही से जम सकता था। मेरे शोहर का कोई भाई नहीं था, इसलिए मेरे लिए कोई मसला भी नहीं हुआ। शादी के बाद मेरे 5 बेटे और 3 बेटियां हुई। मेरी बेटियों की शादी की बारी आई तो पूरे खानदान से रिश्ते आए। एक से बढ़कर एक रिश्ता आया, किसी डॉक्टर का, वकील का और बिजनेसमैन का। मगर मैंने किसी का रिश्ता अपनी बेटियों के लिए कबूल नहीं किया। अपने से कम हैसियत लोगों में बेटियों की शादियां की, ताकि सारी उम्र ससुराल वाले उनसे दब कर रहें और मेरी बेटियां राज करती रहें। बड़े खानदान वाले बहुओं को दबा कर रखते थे, इसलिए मेरी ये सोच थी कि छोटे लोगों में बेटी को ट्रक भर के जहेज देकर भेजूंगी तो वो मेरी बेटी के इशारों पर चलेंगे, और ऐसा हुआ भी था। मेरी बेटियां मेरी तरह अपने घरों में राज कर रही थीं। मेरी छोटी बेटी एक लड़के को पसंद करती थी। उसने मुझे साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद से, वरना घर से भाग जाऊंगी या जहर खा लूंगी। मेरे शोहर ने कहा कि हमारी बेटी की जिंदगी है, अब इसे उसकी मर्जी का फैसला करने दो, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इस मौके पर मैंने दिमाग लड़ाया और अपनी बेटी से कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करूंगी। बेटी खुश हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उस लड़के को हाँ तो कर दी, मगर मैं प्लानिंग कर रही थी कि कैसे उस लड़के से अपनी बेटी की जान छुड़वानी है। लड़का मुझे पसंद नहीं था और अपनी बेटी के बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने एक बाजारी लड़की को पैसे देकर उस लड़के के पीछे लगा दिया और उन दोनों की तस्वीरें खिंचवाकर अपनी बेटी को दिखा दी। मगर तब भी मेरी बेटी को यकीन नहीं आया, तो मैंने इस बाजारी लड़की को भी घर बुलवाया, जिसने आकर बयान दिया कि वो उस लड़के की बीवी है जिससे तुम शादी करने जा रही हो। जाहिर है ये सब देखने और सुनने के बाद मेरी बेटी ने उस लड़के से ताल्लुक तोड़ लिया और मेरी कही हुई जगह पर शादी कर ली। यूं मैं अपनी अक्लमंदी से बहुत से बिगड़े मामलात को सुलझा लिया करती थी। जब मेरे बेटों की शादी की बारी आई तो बड़े बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आए, मगर मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मैं बेटों की शादी गरीब लड़कियों से करना चाहती थी ताकि वो मेरे बस में रहें। हम लोग बहुत बड़े जागीरदार थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू आए और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दे। इसीलिए बेटों की शादी कम पढ़े लिखे और किसी गरीब घरानों में करने का सोच रखा था। मेरे बेटे बहुत सादतमंद थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो वही शादी करेंगे जहां मैं चाहती हूँ। बड़े बेटे ने तो मेरी मर्जी से चुपचाप ही शादी कर ली। हाँ, तीसरे नंबर वाले दाऊद ने परेशानी खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहता था। वो लड़की किसी सियासतदान की बेटी थी और वो लोग हमसे कई गुना ज्यादा अमीर थे। अगर मेरे बेटे की उस लड़की से शादी हो जाती तो वो यकीनन मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि ये शहरी लड़कियां गांव में नहीं टिक सकती।
वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी कोई चाल भी काम नहीं आ रही थी। बेटा जिद पर अड़ गया था कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से वरना जान दे दूंगा। मैंने बहुत तदबीर की मगर कोई फायदा ना हुआ था। आखिर मैंने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने एक चाल चली और बेटे का उसी जगह रिश्ता तय कर दिया। मेरा बेटा बहुत खुश था। मैंने उस लड़की के बाप तक ये गलत खबरें पहुंचा दी कि मेरा बेटा नशा करता है, लड़कियों के साथ ताल्लुक रखता है। बाद में आप लोग कोई एतराज नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ जो होना चाहिए था। उस लड़की का बाप खुद हमारे घर आकर रिश्ता तोड़ गया और अपनी बेटी को उसने बाहर भेज दिया। यूं मैंने अपनी दानिशमंदी से ये मरला भी पार कर लिया। कुछ अरसे बाद उसकी शादी मैंने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। बाकी बेटों ने भी बहुत कोशिश की मगर मैंने किसी की एक न चलने दी और पांचों बहुएं अपनी मर्जी से ले आई। मेरी सबसे छोटी बहू तो चिट्टी अनपढ़ थी क्योंकि मेरा छोटा बेटा ऐसा था कि बड़ी जल्दी बातों में आ जाता था। इसलिए उसकी बीवी में अनपढ़ और बेवकूफ सी लाई थी जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ना कर सके। वो ऐसी लड़की थी जो मेरे इशारों पे चलती थी। मैं रात को दिन कहती तो उसकी रात कहने की जुर्रत ना होती। मैंने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी बहुओं के सुपुर्द कर दी थी। बहुएं मेरी खिदमत किया करती थी मगर मैं जानती थी कि वो ये सब दिल से नहीं करती बल्कि डर से किया करती हैं। फिर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन मैंने अपनी सब बहुओं को बुलाया और सबको कहा कि जो बहू जिस दिन मेरी सबसे ज्यादा खिदमत करेगी मैं उस दिन उसे एक सोने का कंगन दूंगी और अपनी 100 मुरब्बे जमीन भी उसी के नाम कर दूंगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुई और अब वो सब सोने के कंगन की लालच में मेरी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगी। एक बहू सारे घर की सफाइयां कर रही थी तो एक खाना पका रही थी, कोई बर्तन धो रही थी और कोई कपड़े धोकर इस्त्री कर रही होती। जब भी गांव की कोई औरत आती और मेरी बहुओं को काम में लगा देखती तो रश किया करती और मुझे कहती कि अक्लमंद हो तो तुम जैसी सास कहाँ मिलती है जो बहुओं पर जुल्म भी नहीं करती और उनसे सारे काम भी निकलवा लेती है। मेरी सारी बहुएं माजी माजी करते मेरे आगे पीछे घूमा करती थीं। मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। खासकर छोटी बहू तो सबसे बढ़कर मेरे आस पास घूमा करती। जैसे ही मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो वो फौरन ले आती। मेरे सारे काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे। मेरे कपड़े भी वही धोया करती और इस्त्री भी वही करती। एक बार मेरी दूर की रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातें करते करते मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने छोटी बहू जिसका नाम शाहीना था और मैं उसे शानो कहती थी, उसे आवाज देकर कहा कि मुझे सर दर्द की गोली लाकर दो। शानो भागती हुई आई और गोली के साथ चाय भी बना लाई और मेरा सर भी दबाने लगी। मेरी रिश्तेदार निहायत हैरान हुई। उसे ये ताबेदारी और फर्माबरदारी झूठी लगी और वो मुझसे कहने लगी कि कोई बहू इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इन पर नजर रखो, ये ना हो कि लापरवाही में तुम अपना सब कुछ गंवा बैठो। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो बहुओं से जूतियां खाती रहूं। मेरी बहुओं में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरे फैसले के खिलाफ जा सकें। मेरी दूर की रिश्तेदार उठकर चली गई। मैंने उस दिन खुश होकर अपनी छोटी बहू को एक जैली सोने का कंगन दे दिया जिसको पाकर वो बहुत खुश हुई और पहले से ज्यादा लगन से मेरी खिदमत करने लगी। उसकी देखा देखी बाकी बहुएं भी जोशो खरोश से काम करने लगी। अगले महीने मैंने एक एक सोने का कंगन अपनी बाकी बहुओं को भी दे दिया। वो बेवकूफ ये नहीं जानती थी कि मैं उनको असली सोने की बजाय जैली सोने के कंगन दे दिया करती हूँ जिसे वो असल सोने का कंगन समझ लिया करती हैं। मैं पागल थोड़ी थी जो इन पर सारी दौलत लुटा देती। मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे को बाहर के ममालिक से नौकरी की ऑफर आई तो वो बाहर चला गया। जाते ही उसने अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश शुरू कर दी मगर मैं कैसे अपनी बहू को जाने देती। हर बार कोई न कोई ऐसा बहाना बना दिया करती कि मेरा बेटा और बहू चुप हो जाते। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। उन दिनों मेरे शोहर भी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्हें फालिज का अटैक हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके पास थोड़े ही दिन बचे हैं। वो चाहते थे कि उनके जीते जी उनकी जायदाद के सारे हिस्से कर दूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जब भी वो इस बात का जिक्र करते मैं बात को बदल देती और वो चुप हो जाते। मैं नहीं चाहती थी कि बाप के मरते ही बेटे अपनी जायदाद को लेकर मुझे छोड़ जाएं। मेरे नाम पर प्रॉपर्टी और जागीर होगी
तो कोई मेरे सामने आंख भी नहीं उठा सकेगा। सब मुझसे दबकर रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे। उन्हीं दिनों मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। बाप की दुनिया से जाते ही बेटों ने अपने हिस्सों का मुतालबा कर दिया, मगर जब पता चला कि सब कुछ मेरे नाम पर है तो सब चुप कर कर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बड़ी बहू का रवैया बदलने लगा। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उन सबका ध्यान ज्यादातर अपने बच्चों में ही लगा रहता था। ऐसे में छोटी बहू शानो थी, जो आज भी पहले की तरह जी जान से मेरा ख्याल रख रही थी। सुबह मुझे चाय बनाकर देती और रात को सोने से पहले मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आती। मुझे अब उसकी मुखलसी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं रहा था। वो दिल से मेरी खिदमत किया करती। कभी कभार वो बाजार चली जाती तो मुझे कहकर दूसरी बहू से अपना काम करवाने पड़ते। मैं महसूस कर रही थी कि अब मैं बूढ़ी होती जा रही थी, तो मेरा रौब और दबदबा भी खत्म होता जा रहा है। अब बेटे और बहुएं अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे थे। मेरे हुक्म की अब कोई परवाह नहीं करता था। शानों के सिवा सबने पूछना छोड़ दिया था। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मेरा सोने का हार मेरे कमरे से गुम हो गया। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। शाम को शानो मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा नाम ना आए। मैंने कहा कि कहो, क्या बात है। कहने लगी कि आपका हार मैंने नसरीन भाभी की बेटी के पास देखा है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बड़ी बहू नसरीन ने अपनी बेटी के जरिए ये हार चोरी करवाया था, और जब मैंने नसरीन के कमरे की तलाशी ली तो वो दोबारा मिल गया। वो कस्में खाने लगी कि मुझे इल्म नहीं कि ये हार कहाँ से मेरे कमरे में आया है, मगर मैंने उसे थप्पड़ मारा। मेरे बड़े बेटे को पता चला तो वो बजाय अपनी बीवी और बेटी को समझाने के उनका साथ देने लगा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। दूसरी बहू का मियाँ तो होता ही बाहर था। उसने जब ऐसे हालात देखे तो अपनी बीवी को जबरदस्ती अपने पास बुला लिया। एक रोज जाने कैसे मेरे तीसरे बेटे को खबर हो गई कि मैंने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करवाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की थी। वो भी मुझसे नाराज हो गया। मेरी जिंदगी में एकदम इतनी परेशानियां आ गईं कि मैं बुखला गई। मैंने सोचा कि मुझे अब कोई तरकीब निकाल कर पहले की तरह सब कुछ अपने हाथ में करना होगा। मैंने बीमार होने का नाटक किया। एक दिन अचानक मैं गिर गई। बेटा जो घर पर था मुझे जल्दी से अस्पताल ले गया। मैं बिल्कुल ठीक थी, मगर मैंने चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को पैसे देकर कहा कि बाहर मेरे बेटों से कहो कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है और मुझे कोई परेशान ना करे। डॉक्टर ने मेरी बात मान ली और बाहर जाकर मेरी औलाद से यही कहा कि अब अगर मुझे कोई टेंशन दी तो मेरी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर मेरे नाराज बेटों की नाराजगी खत्म हो गई और मेरे बेटे दोबारा मेरी मुट्ठी में आ गए। सब पहले जैसा ठीक ठाक हो गया। मेरे सभी बेटे अब मुझसे अपनी अपनी जायदाद का तकाजा करते रहते थे, मगर मैंने भी अभी तक किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। मेरी दूसरी बहुएं अक्सर मुझसे शानों की शिकायतें किया करती। वो वैसी नहीं जैसी आपको नजर आती है, मगर मुझे शानों के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। वक्त गुजरता गया और फिर मुझे सचमुच में बहुत सी बीमारियां लग गईं। ऐसे में वही मुझे संभाला करती। मैं जानती थी कि वो सब शानों से जलती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। शानों रोज मेरे लिए दूध लाया करती। एक दिन ऐसा हुआ जब मेरी छोटी बहू शानों मेरे लिए दूध का गिलास लाई और मेज पर रखकर चली गई। मेरे मैदे में आज सुबह से दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने दूध नहीं पिया। शानों की बेटी मेरी पोती जो 4 साल की थी मेरे कमरे में रोती हुई आई कि अम्मी ने दूध नहीं दिया, कहती हैं कि खत्म हो गया है। मैंने उसको अपना दूध का गिलास दे दिया, जिसे वो पीकर खुश होते ही अपने कमरे में चली गई। अभी मुझे बिस्तर पर लेटे 2 मिनट ही ना हुए थे कि मुझे शानों के चीखने की आवाजें आई। मैं भागती हुई गई तो मेरी पोती उल्टियां कर रही थी। उसे हम फौरन अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को जहर दिया गया है। अगर उसे वक्त पर अस्पताल ना लाते तो ये मर भी सकती थी। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने तो वो दूध पिया था जो मेरे लिए था, तो क्या वो जहर मेरे लिए था? लेकिन दूध तो रोज शानो मेरे लिए लाया करती थी, तो क्या ये सब शानो ने किया था? मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सारा काम उसी का है। शानो को जब सारी बात पता चली तो वो अपनी बेटी की कसम खाकर कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। मगर मेरा दिल अब उससे खट्टा हो चुका था।
मैंने उसे घर से निकाल दिया और घर के पीछे बने क्वार्टर में बंद कर दिया। मेरी दूसरी बहुएं शानों के बारे में ठीक ही कहा करती थी, मगर मैं ही पागल थी जिसने यकीन नहीं किया। अब मैं मुतमईन हो गई थी कि मेरी जान लेने वाली इस घर में नहीं है। ये चंद दिनों बाद की बात थी। मैं दोपहर का खाना खाकर लेटी थी कि मुझे एकदम उल्टियां आने लगी। मेरी बहुएं अपने कमरे में थी। मैं बहुत चीखी, मगर किसी को मेरी आवाज सुनाई ना दी। वो तो अली बाबा ने देखा तो शोर मचाया। फिर सब लोग मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि इस बार आपको जहर दिया गया है। ये सुनकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। शानों को तो मैंने कमरे में कैद किया हुआ था। फिर उसने ये हरकत कैसे की? अगर उसने नहीं की तो किसने की थी? मैं डर गई थी। मेरे ही घर में कौन मेरा दुश्मन हो गया था। मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा था, न किसी बेटे पर और ना ही किसी बहू पर। मुलाजमों को भी मैंने घर वाले हिस्से से दूर कर दिया। मैंने अपने लिए एक नई मुलाजमा रख ली थी। ना जाने वो कैसी अजीब मिजाज की थी। वो मुझे छोड़कर बाकी सब घर वालों के काम निपटाया करती थी। मैंने उसे कई बार झड़क कर अपने काम करवाए। अब तो मुझे रात को सोते हुए भी डर लगा करता था। मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी। इस बुढ़ापे में न जाने कौन मेरी जान लेना चाहता था। सब यही कहते थे कि ये सब शानों कर रही है। आखिर मैंने इस राज को जानने के लिए एक नई तरकीब सोची। एक दिन मैंने शानों को भी कैद से आजाद करवा दिया और सबको बुलाकर ऐलान किया, अगर मैं बगैर किसी वजह के गैर तिब्बी मौत मरी तो मेरे 100 मुरब्बे जमीन गांव के लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन अगर मैं भली चंगी होकर अगले साल तक जिंदा रही तो मैं अपनी जायदाद तमाम बहुओं में बांट दूंगी। ये खबर सुनकर मेरे बेटे और बहुएं खुश हो गईं। मेरे बाहर के मुल्क में रहने वाला बेटा और बहू भी वापस आ गए और वो बेटा जो घर छोड़कर गया था वो भी बीवी बच्चों समेत वापस घर आ गया। मेरी उम्र 70 साल हो चुकी थी। मैंने आज तक की अपनी जमीनों की कमाई अपने पास जमा करके रखी थी और मेरे बेटे खुद कमाकर खा रहे थे। मैंने अपनी इस हाजिर दिमागी से अपने लिए 1 साल की उम्र का इजाफा कर लिया था। उसी 1 साल में मुझे अपने दुश्मन का पता लगाना था। मुझे मालूम करना था कि वो कौन था जो नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। मेरी बहुएं अब मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। मुझे फल फ्रूट और अच्छा परहेजी खाना खिलाती ताकि मैं अगले साल तक सेहतमंद हो जाऊं। लेकिन मैं नोट कर रही थी कि शानो अब मुझसे दूर रहा करती थी। कभी कभार मुझे लगता कि सारे खेल के पीछे शानो ही है और कभी मुझे लगता कि ये मेरा वहम है। लेकिन सब बहुएं मुझे उसके खिलाफ भड़काती थी, इसलिए मुझे बस उसी पर ज्यादा शक रहने लगा। मैंने अपने सारे बेटों और बहुओं पर नजर रखना शुरू कर दी। उनके आने जाने का ध्यान रखने लगी। एक रोज मैंने शानों को बाहर जाते हुए देखा तो नौकरानी को उसके पीछे दौड़ाया कि जाकर पता करो कि वो कहाँ गई है और क्या करने गई है। मुलाजमा ने आकर बताया कि वो मेडिकल स्टोर पर कोई दवा खरीदने गई थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वो फिर से जहर तो नहीं खरीदने चली गई। उस दिन मैंने रात का खाना ही नहीं खाया। मुझे डर था कि कहीं शानों ने मेरे खाने में कुछ मिला ना दिया हो। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, उस वजह से वो स्टोर तक गई थी। यूं ही डरते डराते मुझे 6 महीने गुजर गए। मेरी बहुएं जायदाद की लालच में मेरा बहुत ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से मैं भली चंगी हो गई थी। एक दिन मैं शानों के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि देखा वो किसी से फोन पर बात कर रही है। वो कह रही थी, अम्मा हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। अब साल बाद ही होगा जो भी होगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे उसकी बातें सुनकर यकीन हो गया कि वो ही अब तक इस खेल के पीछे थी। मैंने उसे चुटिया से पकड़कर बाहर धक्का दिया और बोली कि नमक हराम, मैंने तुझे सारी जिंदगी सर पर बिठाकर रखा और तूने ये सिला दिया कि मेरे ही खिलाफ साजिशें कर रही है। मैं उसे थप्पड़ मारने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मा अब मैं तेरा और कोई जुल्म नहीं सहूंगी। मैं तो अपने शोहर से बात कर रही थी कि वो मुझे धोखे से तुमसे जायदाद के पेपर साइन करवाने का कह रहा था और मैं मना कर रही थी। लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे सारे बेटे तुमसे अपना अपना हिस्सा दस्तखत करवा चुके हैं और तुम जो बहुत सियानी बनती हो, तुम्हारे बेटे तुमसे भी ज्यादा सियाने निकले हैं।
اب उन सबको तुम्हारे हिस्से का लालच है जिसकी वजह से वो यहाँ हैं और मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया। वो बड़ी भाभी ने नौकरानी से कहकर दूध में और फिर बाद में खाने में मिलवाया था, क्योंकि तुमने उन पे चोरी का इल्जाम लगाया था और घर से निकाला था, इसलिए उन्होंने बदला लेना चाहा था। मैंने एक दिन उनकी बातें सुनी थी जब वो मुलाजमा को पैसे दे रही थी। मैं ये सुनकर दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो कोई झूठी कहानी सुना रही हो। भला मेरे बेटे और बहुएं कैसे ऐसा कर सकते थे। वो कहने लगी कि अम्मा, सारी उम्र तुम अपनी इस दौलत और जायदाद को सीने से लगाकर रखती रही हो। तुम रखो अपनी दौलत अपने पास। मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे भाई ने 2 मुरब्बा जमीन मेरे नाम कर दी है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी जमीन की कोई जरूरत नहीं है। शानो ये कहकर चली गई। मुझे इंतहाई तकलीफ हुई थी ये सब सुनकर। वो सब मुझे धोखा दे चुके थे। मुझे याद आया कि एक दिन बड़ी पोती मेरे पास कुछ कागजात लेकर आई थी और बोली, दादी, मैंने ये एडमिशन लेना है और एडमिशन के लिए कॉलेज वालों को घर के किसी बड़े के साइन चाहिए। आप यहाँ पर साइन कर दें। मैंने बड़ापन दिखाने की खातिर बगैर पढ़े ही उन कागजात पर साइन कर दिए थे। उसके बाद बाकी सब ने भी किसी न किसी बहाने से मुझसे दस्तखत करवा लिए थे और ये सब मुझे अब समझ में आ रहा था। मुझे ये भी समझ आ गया था कि मैं किस कदर शानों को गलत समझती रही। हालांकि वो तो मेरी सबसे बड़ी खैरख्वाह थी। उसके जाने के बाद जब ये हकीकत खुली तो बाकी सब भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि मैं अपना हिस्सा किसी के नाम नहीं करूंगी। इस बुढ़ापे में मेरी कोई चालाकी और जहनीयत किसी काम ना आ सकी कि मैं अपने बच्चों को जोड़ कर रख सकती। मैंने अपना आशियाना अपने हाथों से उजाड़ दिया था और मेरे आशियाने ने उजड़ना ही था, क्योंकि मैंने उसकी बुनियाद गलत रखी थी। मैंने अपनी कजन को धोखा देकर उसके होने वाले शोहर से शादी कर ली थी और सारी उम्र चालाकी से अपना फायदा और दूसरों का नुकसान करती रही थी। आज मैं अकेली नौकरों के रहमो करम पर हूँ और पछता रही हूँ।